वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो एवरीवन, दिस इज जगत जननी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल के सेशन में हमने एक रोड मैप पढ़ा था और आज जेईई और एग्जाम के कुछ मेजर सिलेबस को पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 से, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम नेटवर्क पढ़ेंगे। नेटवर्क में उसके बाद हम आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं। चैप्टर 1 में हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड सम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे एंड रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रजिस्टर पढ़ेंगे। रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी, फिर उसके बाद इंडक्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का बेसिक जानेंगे। ठीक है, बेसिक जानने के बाद उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ पीपीटी बना के लाए हैं, उसको हम पढ़ते हैं। रजिस्टर a device that does not allow electric current to flow through it freely in a circuit। मतलब किसी सर्किट में, किसी सर्किट, मान लो कोई एक सर्किट है, ये रजिस्टेंस है, यह रजिस्टेंस मान लो इस करंट में I बराबर 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो अभी रजिस्टेंस लगा दिया जाए, रजिस्टेंस लगाने से पहले फ्लो हो रहा था, तो रजिस्टर क्या हो रहा है कि I बराबर 5 एम्पियर जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगा। ठीक है, रजिस्टर, तो हम रजिस्टर लगा लेने से करंट को कम कर सकते हैं। ये मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है। अब हम क्या करें, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन दैट इज सबस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अपर केस आ लेटर आर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या होता है, हम रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, सॉरी पेन सेलेक्ट कर लें। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है, तो ये अब रजिस्टर एक डिवाइस है। ठीक है, रजिस्टर एक डिवाइस है और रेजिस्टेंस क्या है, एक इसका न्यूमेरिक वैल्यू है। हम कह दें कि ये रजिस्टर है, इसका इस पे दे दिया 5 ओम, तो हम ये नहीं कहेंगे, इसका हम अब क्या कहेंगे, इसका रजिस्टेंस क्या है, 5 ओम का है। ठीक है, इसका रजिस्टेंस 5 ओम का है। ठीक है, तो अब हम रेजिस्टेंस की ओर निकालेंगे तो क्या होगा, आर बराबर रो यल बाई ए। अब हम कहेंगे रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ, अब हम मान लीजिए लेंथ बराबर 1 मीटर, ठीक है, और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको डिफिनीशन रेजिस्टेंस का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस मटेरियल के रजिस्टिविटी के बराबर है जब इसका एकांक लंबाई 1 मीटर एंड प्रति एकांक लंबाई 1 मीटर स्क्वायर है। अंडरस्टैंड? ठीक है, रजिस्टिविटी अगर मान लीजिए कि रजिस्टर है, कोई एक डिवाइस है, उसकी प्रॉपर्टी, उसमें उस रजिस्टर में कौन सा मटेरियल लगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल का गुण, उसे हम रजिस्टिविटी से दर्शाते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं, रो। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस इज नोन एज ए रेजिस्टिविटी। Resistivity figure are often specified for copper and aluminum wire in ohm per kilometer। ठीक है, कह रहा है कि कॉपर और एल्युमिनियम वायर के लिए रेजिस्टिविटी को ओम पर किलोमीटर में लिखते हैं, लेकिन बेसिक यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम पर मीटर। ठीक है, तो समझ में आया, रजिस्टर एक डिवाइस है, समझ में आया आप लोगों को कि रजिस्टर एक डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू है, रेजिस्टिविटी उस डिवाइस का मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अपोजिशन टू एसी बट नॉट टू डीसी इज प्रॉपर्टी नोन एज रिएक्टेंस। ठीक है, अब मान लीजिए रजिस्टर, ये रजिस्टर है, इसे हम
आर में डिपेंड, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम आपको इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ा देते हैं, तब इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम आप लोगों को आगे को इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस बताते हैं। इंडक्टर क्या होता है? Inductor is a component that store energy in the form of magnetic field. इंडक्टर, रजिस्टर क्या होता था? अपोज करता था। ठीक है, रजिस्टर अपोज करता था। एक मिनट, इसको हम पहले कॉलम बनाते हैं। कॉलम बना के सबका हम एक ही बार में क्या करेंगे, एक ही बार में ठीक, यहाँ हम रजिस्टर लिख दिए। रजिस्टर के एक डिवाइस है जो कि करंट फ्लो का अपोजिट करता है। इंडक्टर भी एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि एसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। एंड कैपेसिटर भी एक डिवाइस है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को स्टोर करता है। ठीक है, पहले समझो। इसका यूनिट ओम है, इसका यूनिट हेनरी है, और इसका यूनिट क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है, आर बराबर क्या होता है? रो L/A, या आर बराबर V/I होता है। इधर L बराबर क्या होता है? N/d∅dt, या L बराबर क्या होता है? μN² A/L। C बराबर क्या होता है? Q/V। ठीक है, Q/V। और E बराबर V/L यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, तीनों पैसिव डिवाइस है। रजिस्टर भी पैसिव डिवाइस है, ये भी पैसिव डिवाइस है, ये भी पैसिव डिवाइस है। ठीक है, इतना हुआ। इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं? हम क्या देखते हैं कि उसके बाद क्या कहते हैं? अपोजिशन टू एसी बट नॉट टू डीसी। मतलब एसी में अपोजिशन जब करेगा बट डीसी में नहीं अपोजिशन करेगा, इस प्रॉपर्टी को हम रिएक्टेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है? रजिस्टर आर, ये जब रेजिस्टेंस अपोज जो करेगा आर बराबर ओम, रेजिस्टेंस इसको तभी बोलेंगे जब अपोजिशन कहाँ कर रहा हो? डीसी में कर रहा हो। ठीक है, और यह केवल रजिस्टर के साथ होगा। बट डीसी में इंडक्टर एंड कैपेसिटर वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो होता है यह एसी में काम करेगा। ठीक है, अब इंडक्टर एंड कैपेसिटर जब करंट फ्लो को अपोज करेंगे, फ्लोइंग ऑफ करंट इन सर्किट का अपोज करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंस कहेंगे। मतलब डीसी में हम उसको रेजिस्टेंस कहते थे, और हम अगर एसी में करेंगे, एसी में हम उसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे इंडक्टर के केस में हम यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे अपोजिशन करके आर बराबर है। ठीक है, तो डीसी में भी आर ही होगा, और एसी में भी आर क्या होगा? आर ही होगा। डीसी का फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होता है? 0, और एसी का फ्रीक्वेंसी अगर हम स्टैंडर्ड लेते हैं तो मान लेते हैं 50 हर्ट्ज। ठीक, इंडक्टर में क्या होता है? एक्सएल, और कैपेसिटर में हम क्या कहेंगे? एक्सी।
इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। ठीक, इसी को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंस। लेकिन इंडक्टर का है तो इसे हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक्स, इसका यूनिट जो होता है ओम होता है, इसका भी यूनिट जो होता है ओम होता है। तो एक्सएल एंड एक्ससी सर्किट में करंट अपोजिशन, करंट का क्या करेंगे, अपोजिशन करेंगे। अब देखिए एक्सएल, एक्सएल को हम लिखते हैं जे ओमेगा एल, एक्ससी का हम क्या कहेंगे, एक्स, यहाँ एक्ससी करेंगे 1/जे ओमेगा सी। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। ठीक, तो अब क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी। अब देखिए डी, मान लीजिए हम डीसी इसको ले लिए, डीसी, डीसी मतलब एफ बराबर 0, तो एक्सएल बराबर 0 है ना, एक्सएल बराबर 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। मतलब कि जो इंडक्टेंस होता है, जब हम डीसी करंट देंगे, डीसी सोर्स देंगे, तो इंडक्टेंस शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, एसी में क्या करेगा, एसी में वह काम करेगा, एक्स बराबर जे ओमेगा एल। अब अगर हम डीसी को, सॉरी कैपेसिटर को हम जब डीसी, कैपेसिटर पर एट डीसी देंगे तो क्या होगा, 1/1 ओमेगा बराबर 2πfc 1/0 इनफाइनाइट। मतलब एक्सी बराबर इनफाइनाइट, मतलब जो रिएक्टेंस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट क्या ओपन के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, मतलब करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड एसी पे भी वर्क करता है। समझ में आया वो क्या बोल रहा है, एसी डीसी का कंसेप्ट क्या है वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ये तो हम आप लोगों को समझा दिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। Ohm's law states that electric current through a conductor between 2 points is directly proportional to voltage across 2 points। चलिए हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं। इसको करने के पहले ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, ये हम रेजिस्टेंस लेते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी कंडक्टर, ये मान लो कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस आर ओम है। ठीक, इस करंट, इस कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, वी वोल्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है। और एक कंडीशन कब है, जब फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर, मतलब कि बाहरी कंडीशन। मान लीजिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो हम रूम में कर रहे हैं, तो रूम का टेम्परेचर, प्रेशर क्या रखेंगे, टेम्परेचर प्रेशर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और एक आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इसको हम तोड़ेंगे, आई बराबर कांस्टेंट लेंगे 1/r गुणे भी, आई बराबर v/r। ये क्या है, ओम्स लॉ का है वो। ठीक है, अब ओम्स लॉ में अब इतना ही सवाल नहीं जेईई में पूछ रहा है, अब वो आगे बढ़ रहा है। पर कह रहा है कि पहली, इसमें कई क्वेश्चन। पहला, ओम्स लॉ कहाँ वैलिड होता है, ओम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर लीनियर सर्किट, नॉट नॉन लीनियर सर्किट। ठीक है, ओनली फॉर लीनियर सर्किट। एंड ओम्स लॉ को एक ऐसे भी बताते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर V/I का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो V बराबर I इंटू आर। बात क्या हुआ, यही हुआ। ठीक,
और फिर सेकंड क्या बोलता है, सेकंड ओम्स लॉ में क्या पूछता है, सेकंड ओम्स लॉ में पूछता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, अब आया ट्विस्ट। हम तो ओम्स लॉ नॉर्मल इतना पढ़ लेते हैं, हो जाता है, लेकिन अब आया ओम्स लॉ में ट्विस्ट। ठीक है, एक होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आपने क्वेश्चन देखा होगा, जीवी गुप्ता में दिया है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक कहता है कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दोनों एक ही चीज़ है, मतलब देखने में तो सेम लग रहा है लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, ये इंडिपेंडेंट सर्किट पे होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये डिपेंडेंट पे होता है। अब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैसे सोचेंगे, ये इंडिपेंडेंट है, वोल्टेज सोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे आया। वोल्टेज सोर्स क्या है, इसका स्वयं का वैल्यू भी है, स्वयं का वैल्यू भी है। ठीक, तो अब आर लगा दिए, इसके वोल्टेज एक वोल्टेज हम कोई सोर्स, कोई मान लीजिए बैटरी लगा दिए 5 वोल्ट का। अब ये हम लगा रहे हैं तो इसकी वजह से करंट फ्लो आ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि करंट जो फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ वोल्टेज हो रहा है। ये हम किसके लिए करें, इंडिपेंडेंट के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हम क्या कहेंगे कि यार अब ये जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बिकॉज ऑफ करंट हो रहा है। समझना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये तो पैसिव डिवाइस है, ये डिपेंडेंट है किस पे, वोल्टेज पे डिपेंडेंट। इसमें तो स्वयं करंट नहीं फ्लो होगा, जब वोल्टेज लगाएंगे तभी करंट फ्लो होगा, तो इसको हम डिपेंडेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अब देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स, आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, यहाँ पे स्लोप क्या है, एम बराबर आई बटे भी, यहाँ स्लोप एम बराबर भी अपन आई। ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकता है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप आई वी कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप बताइए, या वी आई कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप बताइए। या कभी पूछेगा कि इंडिपेंडेंट सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप बताइए, वी आई इंडिपेंडेंट, इतना हुआ। अब हम तीसरा ओम्स लॉ कहाँ वैलिड नहीं होता है। ओम्स लॉ तो वैलिड होता है कहाँ, लीनियर सर्किट में, लेकिन ओम्स लॉ कहाँ वैलिड नहीं होता है, ये आप ओम्स लॉ कहाँ वैलिड नहीं होता है। नॉन लीनियर सर्किट, कुछ नॉन लीनियर सर्किट का नाम आप हम बताएंगे जो कि सर सवाल में आता है। ठीक है, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है कहाँ, मैग्नेटिक सर्किट में वैलिड नहीं होता क्योंकि वह लीनियर सर्किट नहीं है। ठीक, वैक्यूम ट्यूब में नहीं वैलिड होता, गैस फिल्ड ट्यूब में वैलिड नहीं होता, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में नहीं वैलिड होता, थर्मिस्टर में नहीं वैलिड होता, फोटोसेंसिटिव डिवाइसेस में नहीं वैलिड होता, एंड नॉन लीनियर पाउडर कार्बन थायराइड इलेक्ट्रिक आर्क, इस समय ये वैलिड नहीं होता, इस समय ओम्स लॉ नहीं वैलिड नहीं होता। ठीक है, ओम्स लॉ हम लोग पढ़ लिए। अब चलिए हम कुछ पढ़ते हैं, कलर कोडिंग, रेजिस्टेंस कलर कोडिंग। ठीक है, इसको हम बड़ा करते हैं, रेजिस्टेंस कलर कोडिंग। रेजिस्टेंस को मार्केट में पहचानने के लिए, जानने के लिए हम पहले इसको हम कलर से कोड कर देते हैं। तो हम रेजिस्टेंस में कहेंगे कि इतने किलो करंट, तो उसके हिसाब से वो कलर के हिसाब से कोडिंग करके देते हैं। ठीक है,
पहले हम कलर कोडिंग लिखते हैं। कलर पहले लिखेंगे। पहले हम देखेंगे ए है रेजिस्टेंस का कोई रेजिस्टेंस। इसमें मान लीजिए 6 बैंड रेजिस्टेंस है। ये है मेरा 6 बैंड रेजिस्टेंस। ये है मेरा 6 बैंड, सॉरी, सिक्स बैंड रेजिस्टेंस। ठीक है, 6 बैंड में रेजिस्टेंस में पहला डिजिट जो होता है ये 6 बैंड रेजिस्टेंस, पहले हम 4, 5, 6 बैंड का रेजिस्टेंस का पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ में बैंड में रेजिस्टेंस में क्या होता है, 8, 2, 3, 4। चौथा टॉलरेंस देता है। तीसरा मल्टीप्लायर 10, मतलब कि ये देगा इकाई मतलब 10th, नहीं इकाई 10th, ये देगा 100, 10th ये क्या देगा 100, ऐसे देता है। और उसी 5th में एक बढ़ जाएगा, नहीं ये 1 देगा, सॉरी ये 10th नहीं देता है, हमने गलती कर दिया यहाँ पे। ये 1 देगा, ये 10th देगा, इकाई दहाई। और अगर हम 5th कर दिए ये 100 देने लगता है। अगर वही 6th कर दिए तो ये 1, ये 10, ये 100, ये मल्टीप्लायर, ये टॉलरेंस, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये किसका है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये किसका है, 6 बैंड का, ये 4th बैंड का, ये पूरा कितना है 5th बैंड का। तो हम देखिए, हम 6 बैंड का यहाँ पे लिए हैं। देखिए पहला इधर से पहला यूनिट 1, फिर सेकंड 10, फिर थर्ड 100, फोर्थ क्या निकालेगा मल्टीप्लाई, और 5th क्या निकालेगा टॉलरेंस, और 6th क्या निकालेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं। कह रहे हैं कि हम मार्केट गए, वहाँ से हमें 15 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेना है, जिसका टॉलरेंस कितना हो, 5% हो। तो देखिए पहले हम इसको याद करेंगे। बीबी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ के हम इसको याद करेंगे। बी से 0 से स्टार्ट होगा, 0 मल्टीप्लायर 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7। तो हम ऐसे इसको यहाँ से वाइफ तक कर लेंगे, डब्ल्यू वाइफ तक, 0 से 9, 0 से 9, ये 10, 0 से 10 पावर 1, 10 पावर 2 है। टॉलरेंस पहले पढ़ेंगे। ये 1% होता है, ब्लैक के लिए 0% होता है, ब्राउन के लिए 1%, रेड के लिए 2%, ऑरेंज के लिए 3%, और येलो के लिए 4%, ग्रीन के लिए 0.5, ब्लू के लिए 0.25, वायलेट के लिए 0.1%। ठीक है, वाइट के लिए कुछ नहीं होता। गोल्ड के लिए टॉलरेंस 5%, सिल्वर के लिए 10%। अगर कुछ भी नहीं दिया है, नो दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 20%। ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसी तरह, ब्लैक के लिए 250 ppm पर केल्विन, ब्राउन के लिए 100, रेड के लिए 50, 15, 25, 20, 10, 5, 1, ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, ये 15 किलो ओम का रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम एक देखेंगे, एक क्या होगा, एक किस में आएगा, ब्लैक ब्राउन। तो हमें रेजिस्टेंस का पहला कोडिंग क्या होगा, ब्राउन। ठीक, अब हम 5 देखेंगे, 5 कितना आएगा, 5 किस में है, ग्रीन में, तो होगा दूसरा रेजिस्टेंस ग्रीन। अब किलो ओम को हम क्या ओम में बदलेंगे, क्या हो जाएगा 10 घाते 3,
मतलब 15 गुणे 10⁻³ प्लस माइनस 5%, यही हमको रेजिस्टेंस लाना था। तो हम अब 10⁻³ कहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लायर, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, ये कितना होगा ऑरेंज। अब हम प्लस माइनस करेंगे ऑरेंज। अब कहेंगे 5%, हमको टोलरेंस कितना चाहिए 5%। हम देखेंगे 5% कहाँ है, किसके लिए है, गोल्ड के लिए। तो उसका चौथा बैंड क्या होगा, गोल्ड होगा। टोलरेंस कुछ नहीं है, ए है 4 बैंड। इसी तरह 5 बैंड का, 5 बैंड में एक 100 बढ़ जाएगा, एक और ग्रीन इधर से बढ़ेगा, और 6 बैंड में ए भी बढ़ेगा और एक इधर क्या बढ़ जाता है, टोलरेंस के वैल्यू बढ़ जाता है। समझ में, यहाँ तक आज हो गया। और उसके बाद चलिए हम ये लेक्चर पे यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के कुछ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है।